खदशात के गहरे स्याह बादलों में पाकिस्तान और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात लम्हा बलम्हा बदलते सनसनीखेज क्रिकेट मैच की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। एक वक्त में लगता है कि डायलॉग का सिलसिला ख़त्म हो गया कि अब हुआ, और दूसरे ही लम्हे फरीकैन ऐलान करते मिलते हैं कि जी मुज़ाकरात तो भी जारी रहेंगे। बहरहाल अजीबो गरीब से मुज़ाकरात है कि फरीकैन इसे जारी भी रखे हुए हैं और ख़ुद इसका रास्ता भी रोक रहे हैं और इसे पेचीदा भी बना रहे हैं। कभी मुतालिबा तहरीरी सूरत में दिए जाने पर और PTI हसास दिखाई दे रही होती है और कभी मुलाकातों की शर्त हुकूमत को बहुत ज़्यादा भारी लगने लगती है। और फिर इसी कश्मकश में कभी हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसा बयान आ जाता है कि PTI आस्तीनें चढ़ा लेती है और कभी फिर बानी PTI का पुरस्कार ट्विटर माहौल का तनाव बढ़ा देता है। और गुज़िश्ता रोज़ बानी चेयरमैन PTI के ट्वीट से इंकशाफ किया गया कि मुल्क में आमरीत का 10 साला प्लान बनाया गया था जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। और बानी चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि मेरे मुतालिबात जायज़ और माकूल हैं लेकिन हुकूमत इन पर संजीदा नहीं है। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो फिर हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल तौर पर जुडिशल कमीशन से मशरूत है। डायलॉग चलाने हैं तो फिर हुकूमत को कमीशन तो बनाना पड़ेगा, जबकि हुकूमत के आगाज़ में किसी किस्म के मुतालिबात नहीं रखती थी, अब वो भी कह रही है कि PTI मुतालिबात रखेगी तो कुछ हमारे भी मुतालिबात होंगे। यही बात मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ शो में भी कही। एक जानिब जारी जो मुज़ाकरात है उसको भांत भांत की बोलियों से ख़तरा है और दूसरी जानिब पसे पर्दा बातचीत के इशारे भी दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतवातिर बयानियाँ बना रहे हैं कि जी बानी चेयरमैन PTI को डील की पेशकश की जा रही है। डायलॉग कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा तो यहाँ तक कह गए कि बानी चेयरमैन PTI को हुकूमत के अलावा कहीं और से 3 बरस के लिए बैरून मुल्क जाने की पेशकश तक की गई। सवाल ये कि PTI कह रही है कि कप्तान अदालतों से ही इंसाफ लेकर बाहर आएगा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें क्यों हैं? सीधा सा सवाल है। और मुज़ाकरात में सर कपाने की आखिर क्या मंतक है? मामला इतना सादा और इतना आसान नहीं है, जबकि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमात हैं उनके खिलाफ बड़ी अदालत में निहायत अहम समाअत भी जारी है। और आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इसी बड़े मुकदमे की समाअत हुई और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की मुसलसल समाअत का आज तीसरा रोज़ था। और आज भी वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए और मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने से मुतालिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक मुल्जिमान को तमाम बुनियादी हकूक हासिल हैं जिनकी वजाहत कर दी गई, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बुनियादी हकूक मुअत्तल होने के लिए एमरजेंसी का होना ज़रूरी है और यहाँ मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि बुनियादी हकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल हुई है। जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मुअत्तल थे और ना ही एमरजेंसी नाफिज थी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर आखिर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? जिसका जवाब ख्वाजा हारिस ने नफी में दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। एक मौके पर जस्टिस अजहर रिजवी ने भी रिमार्क्स दिए कि GH के ऊपर पहले भी एक हमला हुआ था जिसमें शहादतें भी हुई थी। कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक कोरियन तैयारे को तबाह किया गया। तैयारा साजिश केस में बैरून मुल्क दौरे पर आर्मी चीफ का जहाज हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए? दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी सवाल किया कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और कौन सा नहीं, ये तफरीक कैसे की जाती है? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, जबकि बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी यही इस्तफसार किया कि मुकदमात कहाँ चल रहे हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है। जस्टिस मधुखेल ने एक मौके पर रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है और उसे फौजी अदालत से सजा हो रही। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है जिस पर सजा मिल जाती है? जस्टिस हसन अजहर ने भी सवाल उठाया कि जी क्या 9 मई का जो वाकया है दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है कि उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो फिर सिविल अदालतों से भी सजाएं होंगी। जजिस के इन रिमार्क्स और उठाए गए सवालात के साथ मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अच्छी खबर, आलमी ज़मीर पर बोझ फ़लस्तीन पर काबिज़ इंतहा पसंद इसराइल से मुतालिक, जिसने एक बार फिर
अपने भयानक और मजमूम मकासद का इजहार ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी करके कर दिया। इस नक्शे में उर्दन, शाम, लबनान और सऊदी अरब के कुछ इलाकों समेत दीगर अरब ममालिक के इलाकों को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया। सदियों पुराने इस मनगढ़ंत नक्शे के मुताबिक इन इलाकों में बनी इसराइल आबाद थे और ये इलाके इसराइल का हिस्सा थे। जरा गौर से सुनिएगा, बुनियाद पर इसराइल अब इन इलाकों पर कब्जा चाहते हैं और यही वो ग्रेटर इसराइल है जिसके लिए वो मशरिक़ वुस्ता बल्कि दुनिया का अमन दाव पे लगाए हुए हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि अरब न्यूज़ के मुताबिक इजराइल की इस हरकत पर सऊदी अरब ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि इस तरह के इंतहा पसंदाना इक़दामात इजराइल का नाजायज़ जो कब्ज़ा है मुस्तहकम करने, पड़ोसी रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले जारी रखने और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मज़मूम अज़ाइम का इजहार है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर इस बात पर जोर दिया है कि वो खित्ते के ममालिक और अवाम के खिलाफ इसराइल की खिलाफ वर्जियों को रोकने में अपना किरदार अदा करे। जबकि दूसरी जानिब फ़लस्तीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने भी ग्रेटर इसराइल के इस नक्शे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तर्जुमान ने इसे बैनुल-अक़वामी करारदादों और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि इस हवाले से फ़लस्तीनी अवाम को जंग और तबाही का मज़ीद निशाना बनने से रोकने के लिए फ़ौरी बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। उर्दन की वज़ारत ख़ारजा ने ग्रेटर इसराइल के नक्शे को इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की वज़ारत ख़ारजा ने भी इसराइली नक्शे की इशाअत पर कहा कि इस नक्शे की इशाअत खित्ते में अमन के इम्कानात को मुतासिर करेगी। अब सवाल यह है कि क्या इस बाज रखने के लिए मुज़म्मतें, बयानात और सिर्फ करारदादें काफ़ी हैं? ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है आज का तो नहीं है। दुनिया की ये साजिशी कौम तवील अरसे से इस ख्वाब की तामीर के लिए साजिशें करी। 1967 में मस्जिद अक्सा पर कब्जे के बाद इसराइल के सबसे बड़े मजहबी पेशवा, जिन्हें वो चीफ रबी कहते हैं, उसने कहा था कि असल खुशी उस वक्त हासिल होगी जब हम मदीना तैयबा में अपने पुराने मकानों, इलाकों को हासिल कर लेंगे और मदीना मुनव्वरा के हर शहरी के साथ वही सलूक करेंगे जो मुसलमानों ने हमारे बड़ों के साथ किया था। इसराइल अपने मज़मूम मकासद का खुलकर इजहार कर रहा है और सिर्फ इजहार ही नहीं कर रहा, वो इस जानिब कदम भी बढ़ा रहा है। और शाम में बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल जोलान की पहाड़ियों से उतरकर दिमिश्क से बामुश्किल 15 किलोमीटर दूर बैठा है और वह फ़लस्तीनियों को सफ़ा हस्तियों से मिटाने के दर पे भी है और अरबों को ताबे रखकर माजी का बदला भी लेना चाहता है। और वो खैबर की ज़िलता में शिकस्त नहीं भूला और ख़ुद को तैयार कर रहा है। अपने तौसी पसंदाना जो अज़ाइम है उसके लिए इसराइल में जो ही कोई लड़का या लड़की 12 बरस को पहुँचता है तो उसकी मिलिट्री शुरू हो जाती है। यहूदियों के मजहबी तबके को छोड़कर हर इसराइली शहरी पर अस्करी जो तरबियत है वो लाजिम है और वो मरते दम तक इस गासिबाना रियासत के लिए दस्तयाब होने का पाबंद होता है। अगर कोई शहरी इनकार करे तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। एक इसराइली नौजवान लड़की है जी, उसने 3 बार मिलिट्री ट्रेनिंग से इनकार किया और फिर उसे तीनों बार जेल जाना पड़ा। काश आलम इस्लाम होश के नाखून ले और ज़बानी मुज़म्मतों, करारदाद और कॉन्फ्रेंसों से आगे बढ़े और इस मुरम्मत का तसल्ली बख्श एहतमाम करे। ज़मीर की आवाज़ पर लबैक न सही अपनी बका का सोचे। इसराइल के सामने डटे जो फ़लस्तीनी अरबों की फ्रंट लाइन भी हैं, वो उनके हाथ मजबूत करके अपने दिफा मुस्तहकम करे। जो लोग समझते हैं कि इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन तक ही महदूद रहेगा, क्या ये नक्शा उनकी खाम ख्याली दूर करने के लिए काफ़ी नहीं है? फ़लस्तीन खून के आंसू रो रहा है और अपने पड़ोसियों को बाकायदा खबरदार भी कर रहा है। जी तो अब बात कर लेती हूँ मैं भारत की। इसराइल का जिक्र हो, नेतन्याहू की बात हो और उसके हम नवाला, हम प्याला नरेंद्र मोदी का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। इसराइल मशरिक़ वस्ता में अजाब बना हुआ है, बारूद बरसा रहा है और भारत अपने यहाँ से दुनिया में नशा फैला रहा है। मुनशियात के इस गंदे आलमी धंधे में भारत सबको पीछे छोड़कर टॉप पर जा पहुंच जाए। इसके साथ ही नशे का जो जहर है वो तेज़ी से भारत की सोसाइटी में भी सरायत करता जा रहा है और इसकी जिम्मेदार खुद भारतीय सरकार, उसकी पॉलिसीज़ और भारत की मशकूक फार्मास्यूटिकल सनत है जिसने आलमी सतह पर भारत को मुनशियात की सप्लाई का बाकायदा मरकज़ बना दिया है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अफगानिस्तान से $650 बिलियन की मुनशियात खरीदता है जो यहाँ से मशरकी यूरोप, शिमाली अमरीका और दीगर ममालिक को स्मगल की जाती हैं। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बहुत से जो मुनशियात हैं उसकी स्मगलिंग में भारत फहरिस्त है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनशियात के धंधे में भारत को गोल्डन ड्रग सिल्क रूट कहा जाता है। इस धंधे में भारत की बड़ी बड़ी कारोबारी और सियासी शख्सियात शामिल हैं। माजी में भी भारत के आलमी सतह पर मुनशियात की स्मगलिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलते रहे। 2021 में INCB की सालाना रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत डार्क नेट पर मुनशियात की पैदावार और स्मगलिंग में सरे फहरिस्त है जो कि ट्रांजिट रूट के जरिए यूरोप और शिमाली अमरीका पहुंचाई जाती हैं।
इस हवाले से नजर रखने वाले माहिरीन का यह कहना है कि 2014 में मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद से बीजेपी सरकार की पॉलिसीज ने मुनशियात के गंदे धंधे को अरूज पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। और ये तो चंद माह पहले अक्टूबर 2024 की बात है, जब गुजरात की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 518 किलो कोकेन पकड़ी गई थी और बाद में पता चला कि ये फार्म बैनुल-अक़वामी मुनशियात फरोश गिरोहों से जुड़ी हुई थी बाकायदा। और आलमी इदारों ने अब खुलकर भारत का नाम लेना शुरू कर दिया है। UNODC की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान मुनशियात और इसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स हैं उनकी गैर कानूनी तरसील का बड़ा मरकज बन चुका है। और भारत के साबिक जो नारकोटिक्स कमिश्नर हैं रमेश भट्टाचार्य, उनका भी इस हवाले से ये मानना है कि भारत हमेशा से ड्रग्स की आलमी स्मगलिंग का मरकज रहा है, लेकिन अब स्मगलिंग के रास्ते बढ़ने के साथ साथ तरीके भी बहुत ज़्यादा जदीद हो गए हैं। उन्होंने यहाँ तक इंकशाफ किया कि जितनी मुनशियात पकड़ी जाती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा स्मगल हो जाती हैं। और भारत नशे का जो जहर है पूरी दुनिया में फैला रहा है और मकाफात अमल के तौर पर खुद भी इसका तेज़ी से शिकार होता दिखाई दे रहा है। नौजवानों में हेरोइन और चर्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 2023 में भारतीय पार्लियामेंट में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी तादाद 66 लाख से ज़्यादा थी, जिनमें 10 से 17 साल की उम्र के तकरीबन 6,90,000 बच्चे भी शामिल थे। और बैनुल-अक़वामी जो है उसको दिया गया एक इंटरव्यू है, मुनशियात की बहाली के जो मरकज़ हैं उनके डॉक्टरों ने बताया कि जी 2014 में हीरोइन की लत में मुब्तला यौमिया 3 से 4 केसेस आते हैं और 2024 में यौमिया 250 के करीब केसेस आते रहे। और आलमी मीडिया हाउस DW की आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट ज़रा देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आप हक़ाइक़ से बाखबर हो सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।